सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो एक देश की आत्मनिर्भरता, एक देश की ताकत और एक देश के दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। और वो एयरक्राफ्ट था ताइवान एयरफोर्स का FCK-1, जिसको कि चिंगकुओ के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे FCK-1 के बारे में। दोस्तों, ताइवान के इतिहास में एक समय ऐसा भी था 1970 का दशक, जब ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका ने लगभग मना कर दिया था, क्योंकि चीन के बढ़ते प्रभुत्व के कारण कोई भी देश ताइवान की स्पष्ट रूप से मदद नहीं कर सकता था। और यही एक कारण था कि 1970 के दशक में ताइवान लगभग अकेला पड़ता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त इंसान को परेशान करता है तो वक्त इंसान को ताकतवर भी बनाता है। और ताइवान के इतिहास में यही वो वक्त था जो ताइवान के लिए एक स्वर्णिम इतिहास लिखने वाला था। दरअसल अगर हम ताइवान के फाइटर जेट प्रोग्राम पे नज़र डालें तो कहीं ना कहीं ताइवान की व्यवस्था, ताइवान की हताशा ने उसको इतना मजबूत बनाया कि ताइवान ने खुद का ही अपना एक इंडिजिनस डिफेंस फाइटर बना करके रख दिया। FCK ताइवान के इंडिजिनस डिफेंस फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा था और ये एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, जिसको कि उस समय उनके राष्ट्रपति चियांग चिंगकुओ के नाम पर रखा गया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट 1989 में भरी थी और 1997 में इसको सर्विस में इंटर करा दिया गया था। और अब तक तकरीबन 130 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ताइवान के एयरफोर्स में शामिल हैं। यहाँ पे आइए बात करते हैं अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल से। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये थी कि ताइवान एयरफोर्स अपने पुराने हो रहे F-5 और F-104 जैसे फाइटर्स को रिप्लेस करना चाहती थी। इसके लिए सबसे पहले ताइवान के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि क्यों ना अमेरिका से उनके F-16 जहाज़ और उनके F-20 टाइगर साथ जहाज़ों की बात की जाए, क्योंकि अगर ये जहाज़ अमेरिका प्रोवाइड कर देता है तो ये जहाज़ ऐसे थे जो ताइवान की ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर सकते थे और इनमें वो सारी खूबियाँ थी जो ताइवान को चाहिए थी। लेकिन 1982 में US चाइना ने अपना एक समझौता किया। ये कह सकते हैं 1982 का समय ऐसा समय था जब USSR को काउंटर करने के लिए चाइना के करीब आ रहा था। अब जब चाइना का प्रभुत्व ताइवान पर बढ़ रहा था तो ऐसे में अगर US चाइना को ज्वाइन कर लिया था तो इसका मतलब ये था कि चाइना के कहने पर US ने ताइवान को ये एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट US ने ताइवान को उस समय देने से मना कर दिया। और यही एक कारण था कि ताइवान अपने लिए उस समय एक उन्नत डिफेंस फाइटर बनाने के लिए उत्सुक था। और यहीं से जन्म होता है ताइवान के FCK-1 प्रोजेक्ट का। दरअसल उस समय इसका पूरा श्रेय जाता है वहाँ के राष्ट्रपति का, जिन्होंने ये कहा कि अब ताइवान किसी भी देश की मदद के बिना एक ऐसा फाइटर बनाएगा जो ताइवान की खुद की ही उपज होगी और ताइवान खुद ही उसे यूज़ करेगा। तो वहाँ पे दो प्रोजेक्ट निकल के आए। पहला था XA-3 और दूसरा था XF-6। अब X-3 के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो एक लाइट वेट का सिंगल इंजन का एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट था, लेकिन ताइवान को उस समय मीडियम रोल फाइटर्स की ज़रूरत थी। इसीलिए ताइवान ने X-3 की जगह पर S-6 को ज़्यादा प्राथमिकता दी और उसी प्रोजेक्ट पे काम किया। अब धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ती रही और उसमें काम होता रहा। लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स को एक चीज़ समझ में आने लगी कि कभी भी चाइना US के साथ पूरी तरीके से लॉयल नहीं रह सकता है। इसीलिए बाद में छोटी मोटी जो मदद थी वो US करने लगा, लेकिन फिर भी US कभी भी खुल के इस पर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन फेज़ की तो और इसके इंजन की, तो यहाँ पर ताइवान ने काफ़ी अच्छे से काम किया और ताइवान ने खुद का अपना एक प्रोटोटाइप बनाया। लेकिन इंजन को लेकर के भी अभी ताइवान के सामने समस्या ये थी कि ताइवान किसी भी कीमत पर अभी भी ऐसा इंजन नहीं बना पाया था जो कि उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए एक बार फिर से ताइवान ने अमेरिका का रुख किया और अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक F-404 या प्रैट एंड विटनी के F-100 इंजन की डिमांड की। लेकिन ये भी ताइवान को नहीं प्रोवाइड किए जा सके, क्योंकि उस समय अमेरिका और चाइना के जो रिश्ते थे वो थोड़ा सुधरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर दो इंजन उनको ऑफ़र किए गए। पहला था जनरल इलेक्ट्रिक का J85 और जनरल इलेक्ट्रिक का J79। लेकिन ये इंजन काफ़ी कमज़ोर थे, या ये कह सकते हैं कि ये इंजन उतनी ताकत नहीं दे सकते थे उन एयरक्राफ्ट को जितनी कि उनकी रिक्वायरमेंट थी।
और यहीं से ताइवान ने हनीवेल के साथ मिलकर के अपना खुद का एक इंजन डेवलप किया। अब आइए बात कर लेते हैं ताइवान के इस एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें तो इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसकी जो क्रू कैपेसिटी है वो 1 पर्सनल की है। वहीं इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 14.48 मीटर की है। इसका विंग स्पैन 9 मीटर का है और इसकी हाइट तकरीबन 4.42 मीटर्स की है। इसका एम्पटी वेट तकरीबन 6500 किलोग्राम का है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 9526 किलोग्राम का है। इसको पावर करने के लिए इसमें 2 हनीवेल के ITC F125 GA100 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 27 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और तकरीबन 45 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करते हैं। वहीं इसके मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं तो अभी तक जितने की इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त है उस हिसाब से इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसकी रेंज 1100 किलोमीटर की है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 16800 मीटर्स की है। अगर हथियारों पर नज़र डालें तो इसमें एक 20 मिलीमीटर की गैटलिन कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। वहीं मिसाइल्स पे अगर नज़र डालें तो इसमें स्वार्ड 1, स्काई स्वार्ड 2 और AIM-9 साइड वाइंडर, AGM-65 मैवरिक जैसी मिसाइल्स का यूज़ किया जाता है। वहीं इसमें मार्क 82 बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और मार्क 84 जैसे बॉम्ब्स को भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। एवियोनिक्स पे नज़र डालें तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इस एयरक्राफ्ट में जो एवियोनिक्स यानी रेडार इस्तेमाल किया जाता है वो GD53 एक्स बैंड पल्स डॉपलर रेडार है। वहीं अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें नए एसा रेडार्स पे भी काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी इन एयरक्राफ्ट में नए एसा रेडार्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि पहला प्रोजेक्ट था इसलिए इस प्रोजेक्ट में कुछ कमियां भी थी, लेकिन ये एक ऐसे समय में आया था जब ताइवान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और इससे भारत को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि भारत का तेजस प्रोजेक्ट फिर भी काफ़ी इंडिपेंडेंट था। तो ऐसे में अब आपकी नज़र में ये एयरक्राफ्ट कैसा है? कई लोग इसकी बुराइयां भी करते हैं, लेकिन कभी इसके पीछे का इतिहास जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि अगर आप इसके पीछे का स्ट्रगल जान जाएंगे तो आपको ये उपलब्धि भी काफ़ी बड़ी लगेगी। तो अभी की अपडेट